Hello everyone. Hope you all are doing well. I'm your science teacher Diksha. Students, today we are going to start with our exercises questions and we are going to begin with question number 6. So in our previous session we have already solved till question number 5. Let's start with our question 6. All right. So let's see this one. Again students, this one is a very important question. Again, the concept here is extremely important. So if you have understood what convection is, you can easily answer this one. Two test tubes with water are heated by a candle flame as shown in this figure. Which thermometers, A or B, will record a higher temperature? Explain. Okay. So what is the difference here, students? Here the burning candle is at the bottom. It is placed at the bottom of the test tube, and here the burning candle is placed on the top area of the test tube. Clear? So समझना यहाँ पे यहाँ students है दोनों में ही पानी है. Both of them are containing water. So here what is happening, यहाँ पे convectional current अच्छे से बन रहा है. क्यों बन रहा है students? When you are heating water at the bottom, then all the particles which are at the bottom, they heat up, they move up. तो जब ये ऊपर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ठंडा जो पानी वो नीचे की तरफ आ रहा है. सो देयर इज कंटिन्यूअस कन्वेक्शनल करंट एंड द होल वाटर हीट्स अप क्विकली एंड दिस थर्मोमीटर विल रिकॉर्ड अ हायर टेम्परेचर. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा, यहाँ पे जो बल्ब है वो ऊपर की तरफ है. इफ यू केयरफुली सी हियर, just see the bulb of the thermometer is there in this particular area. Okay, तो यहाँ कन्वेक्शनल करंट जब होता है स्टूडेंट, तो गर्म पानी कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ राइज करता है. ठीक है, तो जितना गर्म पानी वो जब ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, सो दिस विल रिकॉर्ड अ हायर टेम्परेचर. ठीक है, और यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट पूरा पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है. ठीक है, जो ठंडा पानी नीचे है वो भी गर्म होकर ऊपर जाता है. तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज मूविंग at this portion where the bulb of the thermometer is. That's why it will record a higher temperature. If you talk about this one, यहाँ पे convectional current पूरा अच्छे से सेटअप हो ही नहीं पाएगा. क्यों? Because source of heat is here. ऊपर की तरफ ही source of heat है. तो जो पानी यहाँ है that will heat up, and when water heats up it rises up. तो यहाँ जो पानी स्टूडेंट्स वो कितना राइज करेगा? वो ऑलरेडी ऊपर है, तो वो ऊपर की तरफ ही गर्म होता जाएगा. ओनली दिस पोर्शन ऑफ द वाटर इज बिकमिंग हॉट. ये जो नीचे वाला पोर्शन है जहां पे हमारा थर्मोमीटर का बल्ब है, यहाँ तो पानी गर्म होगा ही नहीं. कन्वेक्शनल करंट कैसे सेटअप होगा? जब गर्म पानी ऊपर की तरफ राइज होता है तभी तो ठंडा पानी उसकी जगह लेता है. यहाँ पे गर्म पानी यहीं पर ही है, ठंडा पानी अभी भी नीचे है, वो ऊपर की तरफ कैसे जाएगा? जब तक गर्म पानी ऊपर नहीं जाता तब तक ठंडा नीचे कैसे आएगा? सो because the water which is heated up, it remains on the top area only. Okay, because it's already there. जो पानी गर्म होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, ये ऑलरेडी ऊपर ही गर्म हो रहा है पानी, तो नीचे वाला पानी अभी भी ठंडा ही रहेगा. बिकॉज द कन्वेक्शनल करंट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट सेटिंग अप. ओके, दैट्स व्हाई दिस थर्मोमीटर विल शो लेस टेम्परेचर ऑफ वाटर देन दिस वन. बात समझ आई? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कहाँ हीट सोर्स को रख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बिकॉज when you're talking about convection, there is actual movement of particles. तो जहां भी आप हीट सोर्स रखोगे वहां पे जो भी गैसियस या लिक्विड पार्टिकल्स होंगे वो हीट अप होके और ऊपर जाएंगे. तो अगर आप नीचे हीट करोगे तो वो ऊपर जाएंगे और तभी साइड का जो ठंडा पानी वो नीचे हीट अप होने के लिए आएगा. ऑलरेडी अगर आप पानी को ऊपर ही गर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो वहीं रहेगा ना, वो और ऊपर कहाँ जाएगा? इट विल नॉट राइज अप. नीचे का पानी ऊपर राइज अप करेगा, बट अगर आप ऊपर ही उसको गर्म कर रहे हैं तो वो ऊपर ही रहेगा. All the hot water is remaining at the top portion only. Okay, so the water which is at the bottom is not getting heated up. ये बात समझ आए? चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है. The test tube heated from the bottom will have a higher temperature because of convection. So heating from the bottom results in faster overall heating एंड हायर टेम्परेचर्स एट द बॉटम. ठीक है, नीचे ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे नीचे पानी गर्म होकर ऊपर जाता है, फिर साइड वाला पानी और गर्म होने नीचे आता है. ठीक है, तो कन्वेक्शनल करंट की वजह से पूरा पानी अच्छे से गर्म होता है. इन द सेकेंड केस वहां से पानी टॉप पोर्शन पर ही रहता है गर्म, नीचे तो ठंडा ही रहता है अभी भी. ठीक है, कन्वर्सली व्हेन हीटिंग फ्रॉम द टॉप, द हीट doesn't transfer as efficiently to the bottom. हीट नीचे की तरफ आ ही नहीं पाती क्योंकि पार्टिकल्स ही नीचे नहीं आ रहे. कन्वेक्शन में स्टूडेंट्स हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? वाटर के पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं तभी तो ठंडे वाले नीचे आते हैं.
तो पानी के पार्टिकल्स जो ऊपर वाले गर्म ही हो रहे हैं तो वो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे वाले ठंडे ही रह जाएंगे, ठीक है, उनको चांस नहीं मिलेगा ना गर्म होने का. इज दैट क्लियर? सो एज द वार्मर वाटर स्टेज नियर द टॉप, ये है रीजन. पानी आप ऊपर ही गर्म करें तो ऊपर वाला पानी तो गर्म हो गया, बट नीचे वाला जो पोर्शन है वो गर्म नहीं हो पाएगा. एंड द कन्वेक्शन करंट्स आर लेस इफेक्टिव. इज दैट क्लियर? सो दिस वाज an extremely important question. Please mark it. Clear? All right. Let's have a look at this one. Why are hollow bricks used to construct the outer walls of houses in hot regions? So this is something we have learned. I have told you, I have explained you this many a times. Hollow bricks का मतलब क्या हुआ कि bricks के बीच में space मतलब वहाँ पे air trapped है. And air is a poor conductor of heat which will not allow the heat from the outside to enter the house, keeping the house cooler. Okay, so the air trapped inside the hollow spaces act as an insulator, and this reduces the heat transfer from the outside to the inside of the home, keeping the house cooler. All right. Okay, अब देखते हैं next. Explain how large water bodies prevent extreme temperature in the areas surrounding it. तो यहाँ स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब भी कोस्टल रीजन्स की बात होती है, वेयर द लैंड मीट्स वाटर, ओके, जब भी कोस्टल रीजन्स की बात होती है तो वाटर बॉडीज की वजह से जो आसपास का टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट रहता है. मॉडरेट का मतलब क्या है? ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा. सो कोस्टल रीजन्स का टेम्परेचर रेंज है वो काफी छोटा होता है. इन समर सीजन्स उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 40 डिग्रीज तक नहीं पहुंचता है जैसे हमारे राजस्थान में या नॉर्थ एरियाज में होता है. वैसे एक्सट्रीम समर्स में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता है और एक्सट्रीम विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता है, ड्रॉप नहीं होता है. सो वाई एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आर नॉट सीन, मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं. मतलब यहाँ पे 25 से 38 डिग्री या 35 डिग्री के आसपास ही रहता है, इससे ज़्यादा इन 10 डिग्री 25 टू 35 के बीच में ही वेरी करता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये समझने वाली बात है. यहाँ बात आती है स्टूडेंट्स सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की. ठीक है, कन्वेक्शनल करंट्स जो बन रहे हैं गर्म हवा और ठंडी हवा के, उसके कारण, बिकॉज वी नो दैट ड्यूरिंग द डे द कोल्ड सी ब्रीज इज ब्लोइंग एंड ड्यूरिंग द नाइट द कोल्डर लैंड ब्रीज इज ब्लोइंग. तो जब हर मतलब ड्यूरिंग द डे एक जगह से ठंडी हवा आ रही है और नाइट में भी एक जगह से ठंडी हवा आ रही है, तो ओवरऑल आपका टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है. ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट्स? वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड. यही बात की थी हमने लैंड और सी ब्रीज के केस में कि वाटर की क्या कैपेसिटी होती है, क्या उसका अच्छा बात होती है कि वो जितना देर से गर्म होता है उतना ही देर से ठंडा भी होता है. ठीक है, सो ड्यूरिंग द डे व्हाट हैपेंस, इट एब्जॉर्ब्स हीट कीपिंग द कोस्टल एरियाज कूलर. तो क्या होगा, दिन में पानी इतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो, क्योंकि वो धीरे धीरे गर्म होता है तो वो काफी टाइम तक क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे कोस्टल रीजन दिन के टाइम में काफी कूल रहते हैं. ठीक है, तो गर्मी में भी ड्यूरिंग हॉट सीजन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे सी ब्रीज आती है ठंडी ठंडी, तो क्या होता है, ठंडा रहता है कोस्टल एरिया. ड्यूरिंग द नाइट व्हाट हैपेंस, इट रिलीजेस द हीट स्लोली. तो पानी हीट भी धीरे धीरे रिलीज करता है. ठीक है, तो वो गर्म रहता है काफी. तो इस वजह से क्या होता है, अगेन कोस्टल एरियाज आर वार्मर देन द इनलैंड एरियाज. तो रात को पानी क्या करता है, धीरे धीरे गर्म, आप कह सकते हो हीट को रिलीज करता है. तो कोस्टल एरिया गर्म होता है, पर उसके आसपास का जो इनलैंड एरिया है, जो लैंड वाला एरिया है, वो रिलेटिवली ठंडा रहता है. तो दिन के टाइम कोस्टल एरिया ठंडा रहता है, रात के टाइम जो इनलैंड एरियाज है, जो इसके आसपास के कोस्टल एरियाज के आसपास का एरिया है, वो ठंडा रहता है. तो आप ओवरऑल देखें स्टूडेंट्स तो एक मॉडरेट टेम्परेचर की तरफ ये जाता है. ठीक है, सो दस मॉडरेटिंग द टेम्परेचर रेंज. ठीक है, टेम्परेचर रेंज ज्यादा नहीं होती है. ठीक है, वाटर की इस कैपेसिटी की वजह से कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो दिन के टाइम वो सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आसपास के एरिया कोल्डर रहते हैं. रात के टाइम वो धीरे धीरे हीट रिलीज करता है, इसीलिए आसपास के एरिया जो इनलैंड एरियाज है वो आपके ठंडे रहते हैं और कोस्टल एरिया रिलेटिवली गर्म रहता है. सो ओवरऑल मॉडरेट टेम्परेचर रहता है. ठीक है, सो सी एंड लैंड ब्रीजेस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस थिंग. क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
Explain how water seeps through the surface of earth and gets stored as groundwater. So ये पूरा आपको process explain करना है. You have to tell students that because of the process of infiltration, the rainwater, it seeps down to the surface, inside the surface of earth. It passes through the spaces in between the aquifers. ठीक है, जो layers होती है sediments और rocks की, उसके बीच के spaces से वो जाता है and then it collects there. Okay, aquifers में collect होता है. तो क्या करेंगे? Surface water seeps into the ground through the spaces between soil and rock particles. It moves downwards until it fills these spaces in the layers called aquifers, where it is stored as groundwater. Seepage is faster through the porous material like सैंड और ग्रेवल. तो सीपेज सबसे ज्यादा किसमें होता है? ग्रेवल में पार्टिकल्स में होता है, उसके बीच में स्पेसेस बहुत होती है, तो फटाफट से क्या होता है? पानी इसके स्पेसेस के बीच में से नीचे से चला जाता है. ठीक है, ऑल राइट. The water cycle helps in the redistribution and replenishment of water on the earth. Justify your statement. तो स्टूडेंट्स, यहाँ बेसिकली आपको वाटर साइकिल के बारे में बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि वाटर साइकिल से पानी रिप्लेनिश रिफिल होता है सारी वाटर बॉडीज में. तो यू हैव टू टेल ऑल द प्रोसेसेस, ओके, दैट हाउ द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन एंड transpiration. It moves up in the atmosphere, condenses, comes back on the surface of earth through precipitation in the form of rain, hail and snow. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको बताना है. The water cycle involves the processes like evaporation, that is water to vapor, the change of water to vapor, condensation, that is water vapor to back to liquid water, that is in the form of clouds, and precipitation, that is water returning to the earth. This process transports water from oceans, lakes to the atmosphere. तो इस water cycle में हो क्या रहा है? Lakes, oceans और seas में से पानी atmosphere में जा रहा है. Then it comes back on the land in the form of rain, snow, and that's how it is replenishing or refilling the rivers, lakes and the groundwater. Is that clear, students? So my dear students, here we come to the end of this part 2 of our exercise. तो heat transfer in nature आज complete होता है students. Hopefully you enjoyed watching this one. आपको बहुत सारी चीजें समझ आई है. There are so many new terms which you understood, and we did all the questions so that you are completely, very very well understood about all these processes and the definitions. ठीक है, तो ये सब चीजें समझ आए स्टूडेंट्स. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आगे भी स्टूडेंट्स आपके साइंस लेसन्स में आएगा ये. ठीक है, तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है. प्लीज रिटेन इन योर माइंड. Thank you so much for watching, and hopefully you enjoyed watching this one and understanding this one, as I have also enjoyed explaining you. Thank you so much. Please take care.